हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा फॉर BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम के लिए, करस्पॉन्डेंस कलर के लिए, स्टोर कीपर के लिए, बेल्ट्रॉन के लिए, SSC के लिए, सिविल कोर्ट के लिए और इसके बाद UPSSC जूनियर असिस्टेंट और वीडियो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए देखिए, बेल्ट्रॉन एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। क्या एक कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि मूल रूप से एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। कौन सा इसमें से? तो देखिए पाइथन क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। कोड रेड कंप्यूटर वायरस है। कोड रेड क्या है? कंप्यूटर वायरस है। कॉन्फ़िगर कंप्यूटर वायरस है। सेसर कंप्यूटर वायरस है। लेकिन पाइथन क्या है? आपका एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं, डिस्कशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायरस कंप्यूटर वायरस एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे यूजर के कंप्यूटर पर यूजर की जानकारी के बिना लोड किया जाता है और दुर्भावनापूर्ण कार्य करते हैं। मतलब क्या? दुर्भावनापूर्ण कार्य करते हैं किसी ऐसे भी वायरस क्या है? ए सेट ऑफ प्रोग्राम है। प्रोग्राम का ही एक सेट है जो क्या होता है, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर वायरस शब्द को पहली बार औपचारिक रूप से 1983 में फ्रेड कोहेन द्वारा परिभाषित किया गया था। मतलब कंप्यूटर वायरस शब्द को पहली बार औपचारिक रूप से 1983 में फ्रेड कोहेन द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब कंप्यूटर वायरस जो बनाता है उसे कंप्यूटर वायरस ऑथर कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस ऑथर कहते हैं। ये भी जान लीजिए। वायरस के उदाहरण है, देखिए वायरस के उदाहरण में पहला क्या है? कोड रेड 15 जुलाई 2001 को इंटरनेट पर देखा गया एक कंप्यूटर वर्म था। इसने माइक्रोसॉफ्ट के IIS वेब सर्वर चलाने वाले कंप्यूटरों पर हमला किया था। कौन? कोड रेड वायरस। ठीक है। अब है कन्फिगर यह मालवेयर राइटर्स द्वारा विकसित किया गया एक कंप्यूटर वर्म है, मतलब वायरस है, जो विंडोज कंप्यूटर को भेद्यता MS-08-067 से संक्रमित करता है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नेटवर्क से जुड़े ऐसे अन्य कमजोर विंडोज कंप्यूटर में संक्रमण फैलाता है। इसे डाउन डूप भी कहा जाता है। कन्फिगर को क्या कहा गया? डाउन डूपर भी कहा गया। अब कह रहा है कि सेसर जो है यह एक कंप्यूटर वर्म है, मतलब कंप्यूटर वायरस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पे XP विंडोज 2000 के कमजोर संस्करण चलाने वाले कंप्यूटर को प्रभावित करता था। जो मतलब कमजोर संस्करण था कंप्यूटर का, उस पर ये प्रभावित करता था। एक कमजोर पोर्ट के माध्यम से सिस्टम का शोषण करके सेसर फैलाता था। क्या फैलाता था? सेसर फैलाता था। अब कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, एक कहलाता है, क्या कहलाता है? कंपाइलर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, कंपाइलर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। ठीक है। अब देखिए इसका कंपाइलर क्या होता है, इसका डिस्कशन देखिए। एक कंपाइलर एक विशेष प्रोग्राम है जो एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए बयानों को संसाधित करता है। मतलब एक कंपाइलर जो है एक विशेष प्रोग्राम है जो एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए बयानों को संसाधित करता है और उन्हें मशीनी भाषा या कोड में बदल देता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर का प्रोसेसर करता है। कंपाइलर का उपयोग आमतौर पर उन प्रोग्रामों के लिए किया जाता है जो एक निष्पादन योग्य प्रोग्राम बनाने के लिए स्रोत कोड को उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे C++ से निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे मशीनी कोड भाषा में अनुवादित किया था। मतलब क्या? उच्च लैंग्वेज से, हाई लेवल लैंग्वेज से HLL, हाई लेवल लैंग्वेज से कितना? लो लेवल लैंग्वेज में LLB, LL। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में क्या किया जाता है? लो लेवल LLL, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। कौन? कंपाइलर। अब कह रहा है कि इंटरप्रेटर एक उच्च स्तरीय भाषा कार्यक्रम को पंक्ति दर पंक्ति परिवर्तित करने वाले के करके मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। मतलब इंटरप्रेटर जो है ना, हाई लेवल लैंग्वेज को, HLL को, भाषा को, कार्यक्रम को पंक्ति दर पंक्ति, मतलब क्या? आपका लाइन बाय लाइन परिवर्तित करके मशीनी भाषा में परिवर्तित करेगा इंटरप्रेटर। अब है कि सिम्युलेटर एक सिमुलेशन एक कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में एक वास्तविक प्रणाली के गणितीय विवरण या स्वरूप का उदाहरण उपयोग करता है, स्वरूप का उपयोग करता है। करा कि निम्न में से क्या फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? मतलब पूछा है आपसे कि निम्न में से क्या
आपका फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है। जब बोला है तो ये देखिए एक्चुएटर, एक्चुएटर फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है, जबकि पेपर रिंग ये फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा है, मैग्नेटिक डिस्क ये भी फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा है, शटर ये सब फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा है, बट क्या एक्चुएटर फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? एक्चुएटर फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? एक्चुएटर फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है। चलिए अब देखिए इसका डिस्कशन कह रहा है कि एक्चुएटर, एक्चुएटर जो है आपका, एक्चुएटर एक उपकरण या मशीन का एक हिस्सा है जो इसे ऊर्जा अक्सर विद्युत या वायु जल प्रेरित को यांत्रिक बल में परिवर्तित करके भौतिक परिवर्तनों को प्राप्त करने में मदद करता है। मतलब एक्चुएटर एक उपकरण या मशीन का एक हिस्सा है जो इसे ऊर्जा अक्सर विद्युत या वायु या जल प्रेरित को यांत्रिक बल में परिवर्तित करके भौतिक परिवर्तनों को प्राप्त करने में मदद करता है। साधारण इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, साधारण इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम आपके मोबाइल फोन पर वाइब्रेटर या घरेलू उपकरणों से लेकर वाहनों, औद्योगिक उपकरणों और रोबोट तक हमारे आसपास की लगभग हर मशीन में एक्चुएटर मौजूद है। एक्चुएटर जो होता है किसमें? साधारण इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका मोबाइल फोन पर वाइब्रेटर जो होता है उसमें एक्चुएटर का प्रयोग होता है। घरेलू उपकरणों से लेकर वाहनों, औद्योगिक उपकरणों और रोबोट तक हमारे आसपास के लगभग हर मशीन में एक्चुएटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एक्चुएटर का। कह रहा है क्या, देखिए एमएस एक्सेल में विश्लेषण के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद करता है? एमएस एक्सेल में जो होता है विश्लेषण के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद करता है? तो ये होता है आपका गोल सीक। गोल सीक मतलब एमएस एक्सेल में आपको विश्लेषण के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद करेगा? तो वो है आपका गोल सीक। कौन है? गोल सीक। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं। कह कि व्हाइट्स इफ विश्लेषण सेलों में मूल्यों को बदलने की प्रक्रिया यह देखने के लिए कि वे परिवर्तन वर्कशीट पर फॉर्मूलाज के परिणाम को कैसे प्रभावित करेंगे, फॉर्मूलाज के परिणाम को कैसे प्रभावित करेंगे। तीन प्रकार के व्हाइट्स इफ विश्लेषण टूल एक्सेल के साथ आते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के आते हैं। परिदृश्य, एक परिदृश्य में कई चर हो सकते हैं लेकिन एक केवल 32 मानों को समायोजित कर सकता है। कितने मानों को? टोटल 32 मानों को समायोजित कर सकता है। परिदृश्य और डेटा टेबल इनपुट मानों को सेट लेते हैं और संभावित परिणाम निर्धारित करते हैं। अब बात करते हैं हम गोल सीक का। तो गोल सीक एक परिदृश्यों और डेटा तालिकाओं से अलग परिणाम को उत्पन्न मतलब गोल सीक जो है आपका परिदृश्यों और डेटा तालिकाओं से अलग तरह से काम करती है, जिसमें एक परिणाम लेता है और उस परिणाम को उत्पन्न करने वाले संभावित इनपुट मूल्यों को निर्धारित करता है। जब हम बात करते हैं डेटा टेबल का, तो एक डेटा तालिका केवल एक या दो चर के साथ काम करती है, लेकिन यह उन चरों के लिए कई अलग अलग मान स्वीकार कर सकती है। अब बात करते हैं कॉपीराइट किए गए सॉफ्टवेयर का अनधिकृत उपयोग, प्रतिलिपि या बिक्री क्या कहलाता है? मतलब जब हम बात करते हैं किसका? कॉपीराइट, कॉपीराइट किए गए सॉफ्टवेयर का अनधिकृत उपयोग या प्रतिलिपि या बिक्री करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर जब है ये कॉपीराइट किए गए सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर कॉपीराइट किए गए सॉफ्टवेयर होता है। अनधिकृत उपयोगों और प्रतिलिपि या बिक्री के लिए इसको यूज किया जाता है। जब हम बात करते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर का, तो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनधिकृत उपयोग, प्रतिलिपि या बिक्री है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसे रचनाकार की इच्छा के विरुद्ध मुफ्त या बहुत कम कीमत पर कॉपी या वितरित किया था। मतलब क्या है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर को बहुत कम कीमत पर बेचा जा सकता है या इसको प्रतिलिपि तैयार किया जाता है। पायरेसी शब्द संगीत उद्योग और विशेष रूप से रॉयल्टी का भुगतान किए बिना संगीत के अवैध प्रसारण से आता है पायरेसी शब्द। विंडोज 10 स्वचालित रूप से आपके कंप्यूटर को पायरेटेड सॉफ्टवेयर के लिए स्कैन करता है। विंडोज 10 स्वचालित रूप से आपके कंप्यूटर को पायरेटेड सॉफ्टवेयर के लिए स्कैन करता है। कह रहा है कि गूगल द्वारा विकसित मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा? गूगल द्वारा विकसित मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो कौन सा है? चाहे निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है आपका एंड्रॉयड। गूगल द्वारा विकसित मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। कौन है? एंड्रॉयड है।
स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर किसे कहा जाता है? स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या किसे कहा जाता है? तो रूट डायरेक्टरी को। स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर किसे कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी को। रूट डायरेक्टरी को कह रहा है कि रूट डायरेक्टरी, देखिए डिस्कशन देखते हैं इसका। रूट डायरेक्टरी जो होता है आपका फाइल सिस्टम का शीर्ष स्तरीय निर्देशिका है। रूट डायरेक्टरी एक फाइल सिस्टम का शीर्ष स्तरीय निर्देशिका है। रूट निर्देशिका में ड्राइव या फोल्डर में अन्य सभी फोल्डर शामिल है। रूट निर्देशिका में ड्राइव या फोल्डर में अन्य सभी फोल्डर शामिल है। विंडोज में डिफॉल्ट रूट डायरेक्टरी सी, ठीक है, सेमी कॉलम और फॉरवर्ड स्लैश है। फॉरवर्ड स्लैश है। एक डेटाबेस एक डेटा संरचना जो एक कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना को व्यवस्थित करता है। एक सेल रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन है। एक सेल क्या है? रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन है। देखिए रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन यही क्या कहलाता है? आपका सेल कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस प्रायोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले एक एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस प्रायोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले एक एप्लीकेशन है। इनपुट की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के लिए समय अंतराल ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में बहुत कम है। कौन सा? तो ये आपका है कौन सा समय अंतराल? तो ये आपका है रियल टाइम। रियल टाइम, रियल टाइम, कौन टाइम? रियल टाइम। देखिए इनपुट की प्रक्रिया, इनपुट की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया, इनपुट की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के लिए समय अंतराल रियल टाइम, कौन टाइम? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में बहुत कम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में बहुत कम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करते हैं तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आरटीओएस, आरटीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग क्या? सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर आरटीओ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका फुल फॉर्म है? आरटीओएस का। आरटीओएस का जब हम बात करते हैं आरटीओएस का, किसका? आरटीओएस का, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस है जिसका उद्देश्य वास्तविक समय, किसमें? वास्तविक समय में के एप्लीकेशन का काम करना जो डेटा को प्रोसेस करता है, जैसे कि आमतौर पर बफर देरी के बिना, बफर देरी के बिना देरी के वो काम करता है। कह रहा है कि इनपुट को प्रोसेस करना और प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक समय अंतराल बहुत कम और सेकंड के 10वें हिस्से और छोटे हिस्सों में मापा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतंत्र नेटवर्क युक्त संचार और शारीरिक रूप से अलग कंप्यूटेशनल नोड्स के संग्रह का एक सॉफ्टवेयर है। वे कई सीपीयू द्वारा किए गए काम को संभालते हैं। किस कौन? डिस्ट्रीब्यूटेड कई सीपीयू द्वारा किए गए काम को संभालते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने होंगे आप। बैच इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में सीधे कंप्यूटर से इंटरैक्ट नहीं करता है, सीधे कंप्यूटर से इंटरैक्ट नहीं करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऑपरेटर जो समान आवश्यकता को समान कार्य लेता है उन्हें बैच में समूहित करता है। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक ही समय में एकल उपयोगकर्ता द्वारा कई प्रोग्रामों पर कार्य निष्पादित करने के लिए इंटरफेस प्रदान करते हैं, उसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक डीएमए विशेष रूप से निम्न में से किसके बीच डेटा ट्रांसफर के लिए उपयुक्त होता है? डीएमए विशेष रूप से निम्न में से किसके बीच डेटा ट्रांसफर के लिए उपयुक्त होता है? तो ये होता है आपको रैम और इनपुट आउटपुट के बीच, रैम और इनपुट आउटपुट के बीच डीएमए। अब कह रहा है कि कंप्यूटर में डीएमए का अर्थ होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये किसके बीच? कंप्यूटर में जो डायरेक्ट डीएमए वो रैम और इनपुट आउटपुट डिवाइस में सीपीयू का उपयोग करके बिना प्रोसेसिंग किए डेटा को स्थानांतरित करने के लिए एक विधि है। डीएमए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये किसका फुल फॉर्म होता है? तो ये फुल फॉर्म होता है आपका डीएमए का। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए कंप्यूटर के रैम से इनपुट आउटपुट डिवाइस से में सीपीयू का उपयोग करके बिना प्रोसेसिंग किए डेटा को स्थानांतरित करने की एक विधि है। डिवाइस को प्रत्यक्ष मेमोरी एक्सेस का उपयोग करने के लिए उन्हें एक डीएमए चैनल को सौंपा जाना चाहिए। डीएमए का उपयोग मेमोरी टू मेमोरी कॉपी करने के लिए या मेमोरी के अदर डेटा को स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है। कह रहा है कि एक डीएमए चैनल डिवाइस को कार्य के अधिभार के लिए सीपीयू को खोले बिना डेटा स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है।
किसी एप्लीकेशन विंडो में एक बटन होता है जिसे आप बाईं या दाईं ओर खींचकर ड्रैग सेटिंग मान को क्रमशः घटा या बढ़ा सकते हैं। मतलब किसी एप्लीकेशन विंडो में कौन सा बटन होता है, तो ये स्लाइडर बटन होता है। कौन सा बटन होता है? स्लाइडर। मतलब किसी एप्लीकेशन विंडो में स्लाइडर एक बटन होता है जिसे आप दाईं और बाईं ओर खींचकर ड्रैग कर सेटिंग मान को क्रमशः घटा या बढ़ा सकते हैं। स्लाइडर कौन है? ये स्लाइडर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका स्लाइडर क्या होता है। देखिए स्लाइडर होता क्या है, जब हम बात करेंगे स्लाइडर का, तो बेसिक स्लाइडर में एक सिंपल हैंडल होता है जिसे माउस या एरो के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है और यह क्षैतिज होता है। एक विंडो स्टाइल जो क्षैतिज रूप से खुलती है। स्क्रॉल बार, आप स्क्रॉल बार या स्पिन बटन का उपयोग करके मानों की एक श्रेणी को जल्दी से दर्ज या संशोधित कर सकते हैं। स्पिनर अप या डाउन एरो पर क्लिक करके डाउन एरो दबाकर उपयोग करता है। स्पिनर या न्यूमेरिक अप डाउन का उपयोग करके आसन टेक्स्ट बॉक्स में मान बदल सकता है। टेक्स्ट बॉक्स, आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को एक ऑब्जेक्ट के रूप में जोड़ सकते हैं जिससे आप अपनी फाइल में कभी भी टेक्स्ट एंटर या इंसर्ट कर सकते हैं। कह रहा है कि सिग्नल रूपांतरण करने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? सिग्नल रूपांतरण करने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मोडेम। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है मोडेम का फुल फॉर्म? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब चलिए देखिए, मोडेम सिग्नल रूपांतरण करने वाले उपकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मोडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर एक नेटवर्क हार्डवेयर उपकरण है जो संचारण के लिए डिजिटल जानकारी को इनकोडेड करता है और संचालित जानकारी के डिकोडेड के लिए जानकारी को डिमोड्यूलेटर करता है। इसका लक्ष्य सिग्नल के उत्पादन तक पहुंचना जिसे आसानी से संचारित किया जा सके और वास्तविक जानकारी को पुनः उत्पादित करने के लिए डिकोड करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस श्रेणी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस श्रेणी से संबंधित है? तो डीबीएमएस या आरडीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। देखिए कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो रिलेशनल एक्सेस डाटाबेस इंजन को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ जोड़ती है। डीबीएमएस का मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस में डाटा एक फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है जबकि आरडीबीएमएस में डेटा को टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है। कह रहा है कि एमएस एक्सेस में कितने डेटा प्रकार होते हैं? एमएस एक्सेस में कितने डेटा प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं 10। एमएस एक्सेस में 10 डेटा प्रकार होते हैं। कितने? 10 डेटा प्रकार होते हैं। एमएस एक्सेस की एक टेबल में कितनी प्राथमिकता की हो सकती है? कितनी प्राथमिक की हो सकती है? एमएस एक्सेस की एक टेबल में कितनी प्राथमिक की हो सकती है? कितनी प्राथमिक की हो सकती है? तो एक। एमएस एक्सेस में कॉलम को नाम दिया जाता है। कॉलम को क्या नाम दिया जाता है? एमएस एक्सेस में फील्ड। एमएस एक्सेस में कॉलम को फील्ड नाम दिया जाता है। फील्ड नाम दिया जाता है। एक्सेस उपयोगकर्ता को डेटा को तालिकाओं में व्यवस्थित करने में मदद करता है। कॉलम की रो की लिस्ट कंटेंट के पाइड या प्रोग्राम से मिलती जुलती है। प्रत्येक तालिका कुछ विशिष्ट विषयों पर डेटा स्टोर करती है। इस प्रकार अधिकांश डेटाबेस एक ही तालिका टेबल को अपनाते हैं। टेबल के भीतर प्रत्येक रो को एक रिकॉर्ड नाम दिया गया है और प्रत्येक कॉलम को एक फील्ड नाम दिया गया है। एक रिकॉर्ड में किसी विशेष इकाई के लिए सभी विशिष्ट डेटा होते हैं जैसे क्लाइंट या एसोसिएट के आदेश इसमें शामिल होते हैं। इस इकाई के लिए कोई फील्ड डेटा का सिग्नल आइटम हो सकता है। बूलियन बीजगणित के नियमों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्कसंगत सकारक ऑपरेटर नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है आपका नैंड। बुलियन बीजगणित के नियम में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्कसंगत ऑपरेटर नहीं है, मतलब सकारक नहीं है? तो नैंड नहीं है। एंड गेट होता है, आप सुने होंगे एंड गेट।
आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे और कंप्यूटर में। और गेट भी होता है और नोट गेट भी होता है। देखिए नोट गेट का सिंबल ऐसे होता है, ये नोट गेट है, ये नोट गेट है, ठीक है। एंड गेट और गेट देखिए ये ऐसे और ऐसे, ये देखिए ये। अब देखिए नैंड गेट का कोई ये नहीं होता है इसमें। अब देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक उपकरण है। ट्रैकर बॉल एक उपकरण है, कैसा? इनपुट। ट्रैकर बॉल एक उपकरण है इनपुट का। करा है की पॉइंट में देखिए, एक डिवाइस जो प्रोसेसिंग के लिए डाटा प्राप्त करता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल का आविष्कार रॉल्फ बेंजामिन ने किया था। ट्रैक बॉल का आविष्कार रॉल्फ बेंजामिन ने किया था। एक इनपुट डिवाइस इनपुट सूचना को कंप्यूटर के लिए स्वीकार उपयुक्त बाइनरी कोड में परिवर्तित करता है। प्रमुख इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड है, लाइट पेन है, माउस है। कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको OCR कहा जाता है, बारकोड रीडर। इसके बाद ग्राफिक्स टैबलेट, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट्स भी क्या और टच स्क्रीन सारे इनपुट डिवाइस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 कुंजी दबाने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? F12 कुंजी दबाना है आपको तो उस समय कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा? सेव एज। सेव एज F12 से क्या होता है? शॉर्टकट की है ये किसका? सेव एज का। पुनः नाम में परिवर्तन करके कुछ कर करके आप क्या कर सकते हैं? सेव एज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे शॉर्टकट और विवरण, F1 से आपको हेल्प मिलेगा, कंट्रोल S से सेव होता है, F12 से सेव एज, कंट्रोल F से फाइंड होता है, फाइंड को ही हम सर्च बोलते हैं हिंदी में, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल X से कट और सिलेक्टेड होता है। जब कट और सेलेक्ट करते हैं तो कहाँ जाता है ये आपका? तो कौन से क्लिप बोर्ड में, क्लिप आर्ट में जाता है, ठीक है। F7 से स्पेस चेक होता है, कंट्रोल 1 से सिंगल स्पेस लाइन होता है, कंट्रोल +1 से सिंगल स्पेस लाइन होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पेज को क्या कहा जाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पेज को स्लाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। स्लाइड कहा जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पेज को स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट स्लाइड प्रस्तुत करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रोग्राम है। डेटा स्लाइड, डेटा स्लाइड का उपयोग करके प्रस्तुत किया जाता है। आप MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन के साथ टेक्स्ट, वीडियो और फोटो को उपयोग करके अपने विचार या लक्ष्य को डिजिटल रूप से चित्रित कर सकते हैं। एक स्लाइड डेक, स्लाइड एक संग्रह जो एक साथ उपयोग किया जाता है। एक स्लाइड शो एक प्रेजेंटेशन स्क्रीन या एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर स्लाइड या तस्वीरों की एक श्रृंखला की एक प्रस्तुति है। प्रस्तुति फाइल को सहेजने के लिए पावर पॉइंट PPT एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं, लेकिन 2007 और 2007 के बाद से .ppt की जगह पर क्या हो गया है? .ppt सब में X जुट जाता है। ये क्या होता है? इसको फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 बटन, फंक्शन की का 5 कुंजी शॉर्टकट होता है। कड़ाई के निम्नलिखित में से किस में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है? तो ये होता है आपको ग्राफिक्स टैबलेट में। निम्नलिखित में से किस में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो एक साथ काम करता है? ग्राफिक्स टैबलेट में। ग्राफिक्स टैबलेट में कड़ा है कि देखिए की पॉइंट डिस्कशन में देखिए, एक ग्राफिक्स टैबलेट में एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है। जो इसके साथ काम करता है। एक ग्राफिक्स टैबलेट एक उपकरण है जो हमें एनिमेशन, छवि और ग्राफिक्स को चित्रित करने की अनुमति देता है। यह एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक्स टैबलेट में प्रयुक्त विशेष पेन को ग्राफिक्स टैबलेट में प्रयुक्त विशेष पेन को स्टाइल्स के रूप में जाना जाता है। स्टाइल्स के रूप में जाना जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट में प्रयुक्त विशेष पेन को स्टाइल्स के रूप में जाना जाता है। टैबलेट का उपयोग हस्तलिखित हस्ताक्षरों को अधिकृत करने के लिए किया जाता है। वर्ष 1888 में एलिसा ग्रे ने टेलेटोग्राफ के पहले इलेक्ट्रॉनिक लिखावट उपकरण को पेटेंट कराया। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।